नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच करीब 25 मिनट तक बात हुई। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात कर रूस यूक्रेन के बीच हिंसा को तत्काल बंद करने की अपील की। पुतिन के साथ पीएम मोदी की फोन पर हुई बातचीत में भारतीयों की सुरक्षा पर भी चर्चा की गई। पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध से नहीं, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। पीएम मोदी ने पुतिन से कहा कि नाटो रूस बातचीत का रास्ता निकालें। पीएम मोदी ने पुतिन से तत्काल हिंसा खत्म करने की अपील की और सभी पक्षों से राजनयिक वार्ता और संवाद के रास्ते पर लौटने के लिए ठोस कोशिशें करने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि बातचीत के जरिए ही कोई हल निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि कूटनीति के जरिए ही शांति स्थापित की जा सकती है। पीएम मोदी ने यूक्रेन में भारतीय नागरिकों, विशेष रूप से छात्रों की सुरक्षा के बारे में, भारत की चिंताओं के बारे में रूसी राष्ट्रपति पुतिन को अवगत कराया। पीएम मोदी और पुतिन ने सहमति व्यक्त की कि उनके अधिकारी और राजनयिक दल सामयिक हितों के मुद्दों पर नियमित संपर्क बनाए रखेंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया। 25 मिनट तक उनकी बातचीत हुई। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका ने रूस के खिलाफ नए आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से स्पष्ट कर दिया है कि रूसी सैनिकों से युद्ध के लिए अमेरिका सेना नहीं भेजेगा। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश 4 बड़े रूसी बैंकों की संपत्तियों को ब्लॉक करेंगे, निर्यात पर नियंत्रण लागू करेंगे और रूस के रईसों पर प्रतिबंध लगाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया रूस के खिलाफ एकजुट है। बाइडेन ने कहा कि यदि रूस अमेरिका पर साइबर हमला करता है तो अमेरिका उसका जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने नाटो बलों की सहायता के लिए और बलों को भेजने की घोषणा की। इससे पहले बाइडेन ने यूक्रेन पर रूस के बिना किसी उकसावे और अनुचित हमले के लिए एकजुट प्रतिक्रिया पर चर्चा के लिए बृहस्पतिवार को G7 देशों के नेताओं के साथ डिजिटल बैठक की। उन्होंने कहा कि मैंने यूक्रेन पर राष्ट्रपति पुतिन के अनुचित हमले पर चर्चा करने के लिए अपने G7 समकक्षों के साथ आज सुबह बैठक की। हमने रूस को जवाबदेह ठहराने के लिए विनाशकारी प्रतिबंध लगाने और अन्य आर्थिक कदम उठाने पर सहमति जताई है। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित वार्षिक प्रेस वार्ता में राजधानी में अपराध का ब्यौरा दिया। साल 2020 की तुलना में 2021 में दिल्ली में क्राइम ग्राफ 16.35% बढ़ गया है। इसमें भी दुष्कर्म के मामलों में 21.69% की बढ़ोतरी हुई। अस्थाना ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने 2030 तक का अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इसके अनुसार दिल्ली में निर्भया फंड से दिल्ली में 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए जाएंगे। इसी के साथ कानून और यातायात व्यवस्था को और ज्यादा पुख्ता बनाने के लिए अलग से यूनिट बनाई जाएगी। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में परिचित ही महिलाओं की इज्जत के दुश्मन साबित हो रहे हैं। इस साल दिल्ली में दुष्कर्म के मामले 21.69% बढ़े हैं। इनमें से करीब 1.5% आरोपी अजनबी हैं। गौर करने वाली बात है यह कि सिर्फ 1.5% आरोपी अजनबी हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार राजधानी में साल 2021 में दुष्कर्म के 1969 केस दर्ज किए गए थे। और पिछले साल की तुलना अगर हम करें तो इस साल दुष्कर्म के मामलों में 21.96% की बढ़ोतरी हुई है। दुष्कर्म के केस में अजनबियों की संलिप्तता साल दर साल घट रही है। दिल्ली में महिलाओं से दुष्कर्म के मामलों में अजनबियों की संलिप्तता में कमी आ रही है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि इस साल के कुल मामलों में
1.5% मामले ही ऐसे हैं जिनमें अजनबियों ने महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया है। ग्राफिक्स के जरिए हम पूरा मामला आपको समझा रहे हैं। 21% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 16 दशमलव कुछ फीसदी दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। इस साल तक के ये आंकड़े पेश किए गए हैं, 2016 से लेकर इस साल तक। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व एसीपी वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है वेद भूषण जी आपका एफएम न्यूज में। नमस्कार वेद भूषण जी, कल दिल्ली पुलिस ने अपनी वार्षिक प्रेस वार्ता की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया कि दिल्ली में जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ा है। क्या वजह आप मानते हैं कि घटने की बजाय ये आंकड़े बढ़ते क्यों जा रहे हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। अब तक पुलिस को इसलिए कोसा जाता था क्योंकि वो हमेशा कोशिश होती थी क्राइम के ग्राफ को नीचे करके दिखाए कि दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर क्राइम कम हो रहा है। परंतु अब ये जो ट्रेंड आया है कि बिल्कुल जो यथा स्थिति है, समाज को पता लगना चाहिए, हिंदुस्तान को पता लगना चाहिए कि राजधानी में क्राइम की क्या स्थिति है। तो ये जो परसेंटेज ऑफ ग्राफ है, ये इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए कि समाज के अंदर जो चीज मौजूद है उसको सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए। जहां तक 99% जो रिलेटिव्स के द्वारा जो सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं, जिसमें रेप है, मोलेस्टेशन है और दूसरी तरह के अपराध हैं, इसका कारण यही है कि समाज के अंदर जो विकृतियां आ गई हैं वो अपने परिवार के अंदर चली गई हैं। अब जो अजनबी आदमी है उनके साथ, जैसा आपने बताया, 1.5 अजनबी है जिनके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट या रेप केसेज या दूसरी तरह के ऑफेंसेज हैं। इसमें ज्यादातर मामले वो हैं जो कंसेंसुअल सेक्स हैं। कंसेंसुअल सेक्स के बारे में हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबी चौड़ी जजमेंट डिफरेंट केसेज के अंदर दिए हैं, जहां रजामंदी के साथ में दोनों पार्टनर्स जो है, और उसमें कंडीशन ये है कि 16 साल से ऊपर होना चाहिए। परंतु जो 99% है, इसमें मैक्सिमम जो केसेज है वो 18 प्लस की जो लड़कियां हैं उनके द्वारा दर्ज कराए गए हैं। उनके दर्ज कराने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। शादी का कमिटमेंट कर लेना, फिर शादी ना करना, या कोई और बहकावा लालच देना, पैसे का लालच देना, प्रॉपर्टी का लालच देना, और उसके बाद से मुकर जाना। तो उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाना एक रेप केस के अंदर, मोलेस्टेशन केस के अंदर। तो ये जो तमाम, और इसके अलावा दिल्ली की भागती दौड़ती राजधानी है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस है, सब लड़कियां नौकरी कर रही हैं, लेडीज काम कर रहे हैं, आदमी काम कर रहे हैं, यंग लड़के काम कर रहे हैं, बाहर से, इंडिया से, तमाम कोनों से लोग आकर यहाँ वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल्स हैं या को एजुकेशन है, तमाम बहुत सारे रीजन है। और ये अच्छा ट्रेंड है, कम से कम समाज को पता लगे कि समाज के अंदर क्या विकृतियां हैं, क्यों ये तमाम चीजें आ रही हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस बारे में जो 99% का जो ग्राफ दिखाया गया है, बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। समाज के अंदर ज्यादातर रिलेटिव्स या दोस्त या जानकार लोग ही सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं, और वो बाद में, शुरू में कंसेंशुअल होता है, बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है ऑफेंस के अंदर, एक क्राइम के अंदर। कब पुलिस ने इतनी हिम्मत की कि 16% जो भी क्राइम ओवरऑल बढ़ाकर दिखाया गया, ये और ज्यादा होना चाहिए। जब दिल्ली राजधानी है, इसके अंदर तमाम चीजें बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है। जी, खतरनाक थी, और इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि दिल्ली पुलिस ने बड़ी हिम्मत करके ये आंकड़ा आपके सामने पेश किया है पूरे हिंदुस्तान के। वेद भूषण जी, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल उचित है, लेकिन मैं समझने की यहाँ पर ये भी कोशिश करूंगा कि अगर महिलाओं के अलावा जो दुष्कर्म, महिलाओं के जो उत्पीड़न के मामले हैं, अगर उन्हें हम एक साइड कर दें और सिर्फ गौर करें कि 21 दशमलव कुछ फीसदी जो ग्राफ है वो बढ़ा है, चाहे वो साइबर फ्रॉड हो, चाहे चोरी हो, चाहे हत्या हो, आखिरकार उन पर लगाम कैसे लगे, उसके लिए क्या कुछ दिल्ली पुलिस को करना चाहिए, और जो ये महिलाओं के उत्पीड़न के मामले हैं, इन्हें लेकर किस तरह के कैंपेन चलाने की जरूरत है, किस तरह से जागरूक करने की जरूरत है? अंदर ये जो रॉबरी, डकैती, स्ट्रीट क्राइम जिसको बोलते हैं, उसमें फर्स्ट टाइमर है, जिन्होंने पहली बार क्राइम के दुनिया के अंदर आए हैं और उन्होंने इस तरह का क्राइम किया। उनकी वजूहात है, बहुत सारे आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, लोगों का पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, वो एक वजह हो सकती है। परंतु जो ये जो फर्स्ट टाइमर है, इनको
क्योंकि इनका पहले रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि पहली बार इन्होंने एक अपराध किया है। इसको नोवाइस क्रिमिनल बोलते हैं, पहली बार जो अपराध के अंदर लिप्त पाए जाते हैं। बल्कि इनके लिए कानून में एक फर्स्ट ऑफेंडर एक्ट का भी प्रोविजन रखा गया है कि पहली बार यदि कोई आदमी अपराध करे, गलती से अपराध हो जाए या जानकारी में अपराध हो जाए, यदि वो माफी मांगे तो उसको छोड़ भी दिया जाए। तो इस तरह का जो ट्रेंड नया डेवलप हुआ है दिल्ली के अंदर, राजधानी में, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है उनका एक्ट है, तो उसके लिए तमाम चीजें हैं। अब जहाँ तक सेक्सुअल रिलेशन या रेप केसेस की बात है, इसके लिए जरूरत है कि तमाम जो एनजीओ है, आप जैसे चैनल है, मीडिया है, लड़कियों को भी जागृत करें, लड़कों को भी जागृत करें। जो रिलेशनशिप में के दौरान जो ऑफेंस होते हैं उसको एक नॉर्मल लाइफ की तरह जिए, ना कि एक फाल्स केस जो रजिस्टर कराने का एक सिलसिला दिल्ली के अंदर बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन शहरों के अंदर चल रहा है, वो रुक सकेगा। तो क्योंकि ये तमाम चीजें मीडिया कर सकता है, समाज में जो बैठे हुए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जो बड़े लोग बैठे हैं, पादरी लोग बैठे हैं, चाहे वो मंदिर के पुजारी हैं, बताएं कि चीजें यदि आप कर रहे हैं और जानबूझकर कर रहे हैं तो झूठ ना बोले, सच्चाई पर रहे। ठीक और है। तमाम जो फाल्स केसेस है इस तरह के दर्ज करने बंद हो जाएंगे, और जो नॉर्मल लाइफ है उसको आराम से जिए। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि पुलिस जानबूझकर किसी से जबरदस्ती रिक्वेस्ट करती है कि आप अपने रिलेटिव के खिलाफ फाल्स केस रजिस्टर कराओ, क्योंकि तमाम चीजों के लिए और बहुत सारी चीजें जिम्मेदार है। तमाम चीजों को अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन और विश्लेषण करने की जरूरत है और उस पर एक्ट करने की जरूरत है। ठीक है। आने वाले टाइम में उम्मीद है कि दिल्ली की जनता भी जागरूक होगी और इस तरह की चीजों के अंदर जरूर कमी आएगी। कमी नहीं तो कम से कम रोक जरूर लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वेद भूषण जी इस तमाम बातचीत के लिए। नमस्कार। दिल्ली पुलिस की तरफ से 40 साल से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों के हर साल स्वास्थ्य जांच अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत पुलिसकर्मियों को अपने स्वास्थ्य की जांच जरूरी होगी। कोरोना की दूसरी लहर में 6113 पुलिसकर्मी संक्रमित हो गए थे। 8 वेलनेस सेंटर खोले गए हैं। 33,225 पुलिसकर्मी योगा से जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने ओपन हाउस की शुरुआत की है। इसमें कमिश्नर सप्ताह में शुक्रवार को बैठते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। अभी तक वो 1190 लोगों से सीधे मिलकर उनकी समस्याओं को सुन चुके हैं। दिल्ली के चाणक्यपुरी, पार्लियामेंट, बीके रोड और सीपी थाने में इसकी शुरुआत हो चुकी है। बाकी अन्य थानों में शुरू करने को लेकर काम चल रहा है। पुलिसकर्मियों के बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली पुलिस की तरफ से स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों के परिवार के लिए अन्य आर्थिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस और द्वारका अदालत में वकील गुरुवार को एक बार फिर आमने सामने हुए और वकीलों ने पुलिस के खिलाफ न केवल दिन भर विरोध प्रदर्शन किया बल्कि पुलिसकर्मियों के अदालत परिसर में प्रवेश पर भी रोक लगा दी। वकीलों का कहना है कि द्वारका जिले के पुलिस उपायुक्त मनमाना रवैया अपना रहे हैं। द्वारका बार एसोसिएशन के मुताबिक पुलिस उपायुक्त ने एक वकील के खिलाफ गलत तरीके से मुकदमा दर्ज कर उसके घर सुबह 5 बजे बड़ी संख्या में लाठी डंडों से लैस पुलिस बल को भेजा। वकीलों का कहना है कि जिस वकील के खिलाफ नाबालिग लड़की ने छेड़खानी करने का मुकदमा दर्ज कराया, उसका कसूर बस इतना था कि उसने बाल यौन शोषण के आरोपी को जमानत दिलाई थी। फिर उसी लड़की ने आरोपी के वकील पर झूठा आरोप लगा दिया। अधिवक्ता राजेश कौशिक ने कहा कि बार एसोसिएशन शुक्रवार को इस बाबत जिला न्यायाधीश, पुलिस आयुक्त समेत अन्य आला अधिकारियों को पुलिस उपायुक्त के इस रवैये के खिलाफ पत्र लिखेंगे। पुलिस उपायुक्त के स्थानांतरण की मांग की जाएगी। यदि 28 फरवरी तक द्वारका जिले के पुलिस उपायुक्त का तबादला नहीं किया जाता तो वकील द्वारका अदालत के बाहर पुलिस उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च निकालेंगे। साथ ही अधिवक्ता राजेश कौशिक ने बताया कि छेड़खानी के आरोप में वकील को जमानत मिल गई है। दिल्ली सरकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित एक बड़ा म्यूजिकल स्टेज शो आयोजित करने जा रही है और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसकी शुरुआत होगी जो 12 मार्च तक चलेगा। इसके रोजाना 2 शो आयोजित होंगे जिसके लिए किसी प्रकार की एंट्री फीस नहीं होगी। ये मुफ्त में लोगों को दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि सीटों की संख्या सीमित होने की वजह से इसके लिए ईमेल और फोन नंबर के जरिए पहले से बुकिंग करवानी होगी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर तैयार किए गए इस शो की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। दिल्ली सरकार का दावा है कि कार्यक्रम के लिए 100 फुट बड़ा और 40 फुट का रिवॉल्विंग स्टेज तैयार किया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज शो मेगा इवेंट है। भीमराव अंबेडकर की भूमिका निभा रहे जाने माने बॉलीवुड कलाकार
रॉय ने बताया कि ये उनके लिए बेहद खास अनुभव है, इसके लिए उन्होंने काफी तैयारी की है। रोहित ने बताया कि हम ज्यादातर बाबा साहेब को संविधान के निर्माता के तौर पर ही जानते हैं, लेकिन उनके जीवन के बारे में कम ही लोगों को जानकारी है। देश की राजधानी दिल्ली दुनिया भर में अब फिल्म निर्माण का हब बनेगी। हॉलीवुड और दक्षिण भारत की फिल्म सिटी की तरह दिल्ली में भी सिल्वर स्क्रीन के लिए फिल्म निर्माण संभव हो सकेगा। दिल्ली सरकार ने यूरोप की तर्ज पर बनी दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के इस फैसले से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी दिल्ली को वैश्विक पहचान मिलेगी। इसके लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कैबिनेट ने दिल्ली फिल्म पॉलिसी को मंजूरी दी है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट के निर्णय के बारे में बताया कि इस निर्णय से पर्यटन के साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आर्थिक विकास भी होगा। फिल्म प्रोडक्शन के लिए सरकार 3 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देगी और फिल्म इंडस्ट्री में स्थानीय लोगों को काम पर रखने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। देश में गुरुवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 13,166 नए मामले सामने आए और 302 मरीजों की मौत हुई। इस दौरान 26,988 लोग रिकवर हुए। अब तक 4,22,46,884 लोग कोविड को मात दे चुके हैं और 5,13,226 की मौत हो चुकी है। फिलहाल 1,34,235 एक्टिव केस हैं, जिसकी दर 0.31% है। इस समय देश में डेली पॉजिटिविटी रेट 1.28% है और वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.48% है। गुरुवार को देश भर में 10,30,016 कोरोना टेस्ट हुए। अब तक 76,45,00,000 टेस्ट हो चुके हैं। आपको बता दें कि कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन कैंपेन जारी है और देश भर में अब तक 176,86,00,000 वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं। दिल्ली एनसीआर में बीते 2 दिनों से बादल छाए हुए हैं। इसकी वजह से बीच बीच में बहुत हल्की धूप ही निकल पा रही है, वहीं तेज हवा भी चल रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिनों में बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से 2 दिन बारिश होगी। शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 दिनों तक आसमान में बादल दिखेंगे, बीच बीच में मौसम साफ रहेगा। वहीं एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 2 मार्च को भी बारिश का अनुमान है। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी। दूसरी तरफ तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। गुरुवार को तापमान सामान्य से अधिक दर्ज हुआ। गुरुवार की सुबह न्यूनतम तापमान के सामान्य से 2 अधिक 12.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड होने के साथ ही पिछले 4 सालों में सबसे अधिक गर्म रहा। इससे पहले 2018 में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।